नमस्कार। संपूर्ण हिंदी स्पेशल एकमात्र यूट्यूब चैनल फेफाना हिंदी क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। और इस चैनल पर आपको हिंदी के तीनों पक्षों व्याकरण, काव्य शास्त्र व साहित्य का गूढ़ अध्ययन करवाया जाएगा। तो बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। और आज की क्लास में अपन जो क्रिया टॉपिक है उसको आगे बढ़ाएंगे, परंतु उससे पहले वही दो शब्द। तो सबसे पहले तो अपन इस क्लास में पारिभाषिक शब्दावली देखते हैं। और पारिभाषिक शब्दावली में आज आपके सामने दो शब्द है डिबेंचर। एक तो शब्द है डिबेंचर, जिसे अपन यूं लिख सकते हैं डिबेंचर। इसका अर्थ क्या होता है, हिंदी अर्थ क्या होता है? इसका हिंदी अर्थ होता है ऋण पत्र। ऋण पत्र जिसे कहा जाता है, अक्सर इसे सरकार द्वारा जारी किया जाता है। दूसरे शब्द की तरफ बढ़े तो एक शब्द इसी से मिलता जुलता शब्द आपके सामने है डेबिट। डेबिट जिसका मतलब आप सभी जानते हैं, डेबिट जिसे अपन अगर हिंदी में शाब्दिक अर्थ, क्योंकि सामान्यतः ये एक ऐसा शब्द है जिसे अपन अंग्रेजी में ही ज्यादा प्रयोग में लाते हैं, परंतु इसकी हिंदी यदि देखें तो नाम में, सामान्यतः इसको नाम में ही कह दिया जाता है या फिर नाम में डालना भी कह देते हैं। नाम में डालना ये जमा के संबंध में शब्द अर्थ देता है। तो नाम में डालना यानी किसी के नाम डालना या जमा करना। तो इसलिए डेबिट का अर्थ किसी के नाम डालने से संबंधित हो जाता है और डिबेंचर का ऋण पत्र हो जाता है। बढ़ते हैं राजस्थानी शब्दों की तरफ। तो राजस्थानी में एक शब्द आता है ताता। अब ताता जो शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ होता है हिंदी में जिसे अपन श्रेष्ठ कह सकते हैं। और इसका एक अर्थ और भी होता है ताता, जिसे अपन सामान्य आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग में भी लाते हैं, जिसे कहते हैं गर्म। अपन कहते हैं ना कि पानी बहुत ताता है, यानी गर्म है। तो ताता का श्रेष्ठ भी होता है, गर्म भी होता है। ये तो सामान्यतः हमें पता भी है, परंतु इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना आवश्यक है। उसके बाद यदि एक और शब्द की बात करें तो लूंठो। राजस्थानी भाषा में एक शब्द प्रचलन में रहता है लूंठो, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ऊंचा या बड़ा। ऊंचा या बड़ा जिसे कहते हैं। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद अपन बढ़ते हैं अपनी मूल क्लास की तरफ। यहाँ पर अपनों ने चार शब्द देखे, डिबेंचर, डेबिट, डिबेंचर ऋण पत्र। और डेबिट का मतलब नाम में डालना, ताता श्रेष्ठ या गर्म, और उसके बाद लूंठो ऊंचा या बड़ा। अब बढ़ते हैं अपनी मूल क्लास की तरफ, जिसमें अपन क्या पढ़ रहे थे, क्रिया। और क्रिया में अपन अकर्मक क्रिया पढ़ रहे थे और उसी अकर्मक क्रिया को अपन आज की क्लास में आगे बढ़ाते हैं। तो क्रिया, और क्रिया में क्या, क्रिया के भेद, और भेदों में कौन सा भेद पढ़ रहे थे, पहला ही भेद पढ़ रहे थे, अकर्मक क्रिया। कल की क्लास में अपनों ने कुछ वाक्य देखे जिनके आधार पर अपनों ने समझा कि अकर्मक क्रिया कहां पर मानी जाती है, कर्म किसका अर्थ माना जाता है, कर्म किसके जवाब में आता है, क्या के जवाब में आता है, ये पिछली क्लास में अपन देख चुके हैं। तो क्या का उत्तर जहां भी मिलता है वो कर्म होता है। तो यदि क्या का उत्तर मिल रहा हो तो इसका मतलब कर्म आ रहा है और वहां पर सकर्मक क्रिया मान ली जाएगी। और यदि क्या का उत्तर नहीं आ रहा हो तो वहां पर अकर्मक क्रिया मान ली जाती है। इससे संबंधित अपन कुछ उदाहरण भी देख चुके हैं, परंतु पिछली क्लास में अपन बात कर रहे थे कि कुछ मौलिक अकर्मक क्रियाएं होती है जो सामान्यतः हमेशा ही अकर्मक रहती है, उनके साथ कभी भी कर्म आने की कोई संभावना नहीं रहती। देखते हैं कौन कौन से। जैसे मान लो एक शब्द है हंसना। हंसना, हंसना शब्द है वो मौलिक अकर्मक क्रिया में माना जाता है। इसके साथ साथ रोना, रोना शब्द भी मौलिक अकर्मक क्रिया है। रेंगना, हंसना, रोना, रेंगना, यात्रा करना, यात्रा करना, सोना, ये भी कैसा शब्द है। और इसके साथ साथ उड़ना भी, ये सभी की सभी कैसी मानी जाती है, मौलिक अकर्मक क्रियाएं मानी जाती है। क्या हंस रहा है, कोई जवाब नहीं। क्या रो रहा है, कोई जवाब नहीं। क्या रेंग रहा है, क्या यात्रा कर रहा है, हाँ कहाँ के लिए यात्रा कर रहा है वो तो हो सकता है, परंतु कहाँ हमारा कर्म है ही नहीं, कहाँ हमारे कर्म का प्रश्न ही नहीं है।
क्या सो रहा है, क्या उड़ रही है, क्या उड़ रहा है, तो कोई भी जवाब नहीं आ रहा है। यहाँ पर ये सारे के सारे शब्द या सारी की सारी क्रियाएं हैं वो अकर्मक मानी जाती है, यानी ये मूलतः हमेशा ही अकर्मक में रहती है। अब अपन आते हैं अकर्मक क्रिया के भी भेदों पर। अकर्मक क्रिया के भी भेद माने जाते हैं, और कितने भेद माने जाते हैं, इसके भी दो भेद माने जाते हैं। कौन कौन से? एक तो पूर्ण अकर्मक क्रिया, और दूसरा भेद माना जाता है अपूर्ण अकर्मक क्रिया। अपूर्ण अकर्मक क्रिया। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन इनके भेदों को विस्तार से पढ़ेंगे कि पूर्ण अकर्मक क्रिया कहाँ मानी जाएगी, अपूर्ण अकर्मक क्रिया कहाँ मानी जाएगी। तो बढ़ते हैं आगे। उसके बाद अपन देखेंगे कि पूर्ण अकर्मक क्रिया कहाँ होती है और अपूर्ण अकर्मक क्रिया कहाँ होती है। इसको अपन इस तरीके से भी समझ सकते हैं, पूर्ण अकर्मक क्रिया, और दूसरी कौन सी, दूसरा भेद कौन सा, अपूर्ण अकर्मक क्रिया। ये दो भेद है, कहां मानी जाएगी। सामान्यतः अपन किसको पढ़ रहे हैं, अकर्मक क्रिया को। तो अकर्मक क्रिया में कर्ता आएगा और साथ साथ क्रिया आएगी, ये हम जानते हैं। यहां पर कर्म नहीं आएगा, ठीक है, कर्म तो दोनों में आएगा ही नहीं। तो इनमें अंतर क्या होता है, यदि कर्ता और क्रिया मिलकर वाक्य को पूरा बना देते हो या फिर वहां पर वाक्य पूर्ण भाव देता हो, तो वहां पर कौन सी क्रिया मानी जाएगी, पूर्ण अकर्मक क्रिया मानी जाएगी। ये चीज अपन यहाँ पे पढ़ चुके हैं कि कर्ता होगा और क्रिया होगी और वाक्य पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो अपूर्ण अकर्मक कहाँ होगी, कर्ता होगा, क्रिया होगी, परंतु कर्ता व क्रिया दोनों के रहते भी क्रिया कैसी हो जाएगी, अपूर्ण हो जाएगी, अर्थात वह अपूर्ण भाव देगी, पूरी नहीं होगी। कहीं ना कहीं कोई इच्छा, कोई आशा बच जाएगी, यानी किसी न किसी शब्द की आवश्यकता बनी रहेगी। वो शब्द जब अपन लिखेंगे तभी वह क्रिया पूरी होगी। तो देखते हैं ये क्रिया पूरी कैसे होगी। अपने को पूर्ण भाव तो लाना ही लाना है, यानी संतुष्टिजनक वाक्य अपने को बोलना है। तब अपन क्या करेंगे, अपन कर्ता लिखेंगे, कर्ता के साथ साथ कोई अन्य शब्द भी लिखेंगे, कोई अन्य शब्द जो वाक्य को पूरा करने में सहायक हो। तो अन्य शब्द भी लिखेंगे और अन्य शब्द के बाद अपन क्रिया लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा, वाक्य पूरा हो जाएगा, अर्थात वाक्य पूर्ण भाव देने लगेगा, ठीक है। तो अब पूर्ण अकर्मक क्रिया कहाँ होगी, जहां पर कर्ता और क्रिया दोनों मिलकर वाक्य को पूरा कर देते हो, वहां पर तो पूर्ण हो जाएगी। और जहां पर कर्ता और क्रिया मिलकर पूरा वाक्य नहीं बना रहे हो, अपूर्ण रह जाता हो वाक्य, तो वहां पर अपूर्ण अकर्मक मानी जाएगी। हमें वाक्य तो पूरा करना ही करना है, यानी वाक्य को तो संतुष्टिजनक बनाना ही बनाना है। जैसे मान लो मैं यूं कह दूं कि वह था, तो आपकी इच्छा रह जाएगी, आप पूछेंगे कि क्या था वह। मैं यूं कह दूंगी कि उसने किया, तो आप पूछेंगे क्या किया। तो इस प्रकार से वाक्य में कहीं ना कहीं इच्छा रह जाती है, संतुष्टिपूर्ण वाक्य नहीं बन पाता। तो इसलिए हमें वाक्य को पूरा करने के लिए या संतुष्टिजनक बनाने के लिए या सामने वाले के समक्ष अपनी पूरी बात पहुंचाने के लिए संतुष्टिपूर्ण वाक्य या पूर्ण भाव देने वाला वाक्य बनाना जरूरी होता है। तो यदि अपन पूर्ण भाव वाला बनाएंगे तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, अन्य शब्द। सीधी की सीधी बात फिर से बता देती हूँ सीधे शब्दों में, यदि कर्ता और क्रिया मिलकर वाक्य को पूरा कर देते हो वहां तो पूर्ण अकर्मक, और जहां पर कर्ता और क्रिया मिलकर वाक्य को पूरा नहीं बना पाते हो, किसी न किसी अन्य शब्द को लाना पड़ता हो पूरा बनाने के लिए, तो वहां पर कौन सी क्रिया मानी जाएगी, अपूर्ण अकर्मक मानी जाएगी। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, अब अपन उनको एक एक करके समझेंगे, ये तो तुलनात्मक तरीके से, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब अपन पहले तो देखते हैं पूर्ण अकर्मक क्रिया क्या है, ठीक है। पूर्ण अकर्मक क्रिया में अपनों ने क्या पढ़ा कि कर्ता और क्रिया दो ही चीजें वाक्य में आएगी और वाक्य पूरा हो जाएगा।
यानी अन्य किसी भी शब्द की आवश्यकता नहीं रहेगी। जैसे मान लो कि एक वाक्य है आपके सामने कि वह रोता है, वह रोता है। अब वह कौन, रोता कौन है, वह, यानी वह तो कौन हो गया, कर्ता हो गया। अब रोना और होना ये दोनों शब्द कैसे शब्द हैं, क्रिया शब्द है। मैंने आपको कहा कि वह रो रहा है, आपकी संतुष्टि हो गई, कोई भी इच्छा बची है क्या मन में, कोई भी इच्छा नहीं बची। मैंने कहा कि वह रो रहा है और आप जल्दी से उसकी तरफ दौड़े, तो यहां पर वाक्य पूरा हो गया मात्र कर्ता और क्रिया से। उसी प्रकार से यदि देखें तो बालक सो रहा है। अब यहां पर देखिए सो कौन रहा है, बालक, तो कर्ता कौन हो गया, बालक, यानी कर्ता हो गया। अब सोना, रहना और होना ये तीनों कैसे शब्द है, क्रिया शब्द है, और वाक्य क्या है हमारा, पूरा है, वाक्य पूरा है, अन्य किसी भी शब्द की आवश्यकता नहीं है। मैंने कहा कि बालक तो सो रहा है, तो आप समझ गए कि हाँ बच्चा सो रहा है, तो वहां पर किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं रही। उसी प्रकार से मान लीजिए कि एक वाक्य और हो कि चिड़िया उड़ती है। अब यहां पर चिड़िया कौन है, उड़ कौन रहा है, चिड़िया, तो चिड़िया कौन होगी, कर्ता होगी। अब उड़ना और होना ये दोनों के दोनों कैसे शब्द है, क्रिया शब्द है, और कर्ता और क्रिया दोनों मिलकर, मैंने आपको कहा कि चिड़िया उड़ रही है, आप समझ गए, बस चिड़िया उड़ रही है, यहां पर जरूरत ही नहीं किसी अन्य शब्द को लाने की, तो वहां पर संतुष्टिजनक वाक्य है, इसलिए यहां पर पूर्ण अकर्मक क्रिया का वाक्य मान लिया जाएगा। यदि एक वाक्य और देखें तो कल भी देखा था अपनों ने, सांप रेंगता है, तो सांप रेंग कर चलता है, तो सांप कौन हो गया, यहां पर कर्ता हो गया, सांप कर्ता हो गया, और रेंगना और होना ये दोनों कैसे पद हो गए, क्रियापद हो गए। और क्रियापद यहां पर देखिए मैंने काफी जगह पर शब्द लिखा है, ये शब्द तभी है जब अकेले हैं। अब यहां पर वाक्य में प्रयोग हो रहे हैं, तो यहां पर अपन इनको पद कहेंगे, ठीक है। तो यहां पर पद और शब्द दोनों का भी अंतर आपको कर लेना है कि वाक्य में प्रयोग करने के बाद वो शब्द नहीं पद कहलाता है, ठीक है। तो सांप रेंगता है, रेंगना और होना दोनों क्रियापद हो गए, और वाक्य संतुष्टिजनक है, यानी वाक्य पूरा है, पूर्ण भाव दे रहा है, तो इसलिए यहां पर पूर्ण अकर्मक क्रिया होगी। और किसी भी वाक्य में आप देख सकते हैं कि कर्ता और क्रिया के अलावा अन्य कोई भी शब्द, किसी भी प्रकार का शब्द नहीं आया, तो इसलिए यहां पर ये क्रिया कौन सी मानी जाएगी, पूर्ण अकर्मक क्रिया मानी जाएगी। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बढ़ते हैं दूसरे भेद की तरफ। दूसरा भेद कौन सा है, अपूर्ण अकर्मक क्रिया। हाँ, तो अब अपन पढ़ते हैं दूसरा भेद, अकर्मक क्रिया का ही दूसरा भेद। दूसरा भेद कौन सा माना जाएगा, अपूर्ण अकर्मक क्रिया माना जाएगा, ठीक है। अपूर्ण अकर्मक क्रिया, इसके बारे में अपनों ने देखा कि कर्ता और क्रिया दोनों मिलकर वाक्य को पूरा नहीं बनाते हैं, तो इसके लिए हमें क्या लाना पड़ता है, अन्य पद लाना पड़ता है या अन्य शब्द लाना पड़ता है, अन्य शब्द लाना पड़ता है। अब वाक्य क्या होगा, पूर्ण होगा या पूरा होगा, यानी यदि कर्ता और क्रिया के अलावा भी कोई अन्य शब्द है तब वाक्य संतुष्टिजनक रहेगा। जैसे मान लो कि मैंने यूं कह दिया कि वह निकला, वह निकला, अब आप पूछेंगे क्या निकला, अब वह कौन है, कर्ता, निकला कौन है, क्रिया। अब कर्ता और क्रिया दोनों आ गए, परंतु वाक्य तो पूरा नहीं है। अब वाक्य में कहीं न कहीं किसी न किसी शब्द की आवश्यकता है, और जहां पर आवश्यकता बनी रहती है, इच्छा बनी रहती है कि अब कुछ न कुछ शब्द आना चाहिए, तभी अपने को संतुष्टि मिलेगी, संतुष्टिजनक वाक्य बनेगा। तो वहां पर क्रिया कौन सी मानी जाएगी, अपूर्ण अकर्मक, ठीक है। अब मान लो मैंने इसी वाक्य को यूं लिख दिया कि वह बेईमान निकला, वह बेईमान
निकला। अब देखिए वह बेईमान निकला। अब कहीं भी वाक्य में कोई भी इच्छा बची है क्या? हाँ, आप मैंने कहा कि वो तो बेईमान निकला, तो आप पूरा का पूरा वाक्य समझ गए। अब यहाँ पर वह कौन? कर्ता, और निकला कौन है? क्रिया। ठीक है। अब ये एक अन्य शब्द आ गया, और इस अन्य शब्द के आने पर या अन्य पद के आने के बाद वाक्य पूरा हुआ है। अब कुछ बच्चे यहां पर इसको कर्म मान लेते हैं और वाक्य किस में ले जाते हैं? सकर्मक में। तो सकर्मक और अकर्मक का चक्कर तो अपने को यहां पर खत्म ही कर देना है कि वह क्या निकला। तो क्या निकला का तो कोई उत्तर नहीं है। हाँ, कैसा निकला हो जाए तो उत्तर हो सकता है। और कैसा, कैसी, कैसे का उत्तर क्या होता है? विशेषण होता है। ये अपन अपनी मैराथन क्लास में पढ़ चुके हैं। तो विशेषण होता है कैसा, कैसी, कैसे का उत्तर। तो यहां पर एक विशेषण पद है, विशेषण पद है, और विशेषण पद जब आ रहा है तो ये कर्म तो नहीं है, क्योंकि कर्म तो कब होगा? जब क्या का उत्तर मिलेगा। तो इसलिए यहां पर कौन सा वाक्य माना जाएगा? अपूर्ण अकर्मक क्रिया का वाक्य माना जाएगा। देखिए यहां पर मान लेते हैं कि कुछ अभ्यर्थियों की, कुछ स्टूडेंट्स की मांग ये रहती है कि हमें इतना डीपली न पढ़ाया जाए, क्योंकि कुछ बच्चे यूं कहते हैं कि हमारे तो इतना आता ही नहीं है। आप यूं मानकर पढ़िए, सामान्यतः तो देखिए कम में संतुष्ट मत होइए, जितना ज्यादा मिले उतना अच्छा है। क्यों? क्योंकि कहीं भी सिलेबस में लिमिट्स नहीं होती। यदि एक टॉपिक दे दिया जाता है तो उस टॉपिक से संबंधित किसी भी एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है, कहीं भी लिमिट नहीं होती। और सामान्यतः अकर्मक किसे कहते हैं, सकर्मक किसे कहते हैं, सब जानते हैं। यदि आपको कंपटीशन में आगे निकलना है तो कुछ ना कुछ तो आपको हटकर पढ़ के जाना ही पड़ेगा। दूसरी बात, यदि आप यूं मानते हैं कि पूर्ण और अपूर्ण हमारे नहीं चलता या हमें नहीं पढ़ना, तो कम से कम आप इतना तो समझिए कि ये वाक्य तो क्लियर हो रहे हैं। अब पूर्ण अपूर्ण को यहां पर गायब कर दीजिए। अकर्मक क्रिया तो सिलेबस में है, और ये वाक्य यदि पूर्ण और अपूर्ण विकल्प में नहीं है तो ये अकर्मक क्रिया का वाक्य है। परंतु और ये जो एग्जाम्पल मैंने यहां पर दिया है, ये एग्जाम्पल एग्जाम में आया हुआ है, एसआई में भी और रीट में भी, दोनों में आया हुआ है। ये रीट में नहीं, वो 3rd ग्रेड टीचर की एग्जाम हुई थी 12 में, उसमें ये दोनों एग्जाम में, एसआई में भी रीट में भी, दोनों में ये प्रश्न आया हुआ है। तो आप यहाँ पर पूर्ण अपूर्ण को खत्म कर देते हो तो ये वाक्य किस में चला जाता है? अकर्मक में। कम से कम क्रिया से संबंधित तो आपके ज्यादा से ज्यादा उदाहरण क्लियर हो रहे हैं। यहाँ पे बढ़ते हैं आगे। मान लीजिए आपके समक्ष एक वाक्य है। वाक्य क्या है? वह लगा। अब वो की वो बात, वह कौन है? कर्ता है, और लगना कौन होता है? क्रियापद होता है। ठीक है। अब कर्ता और क्रिया दोनों आ गए, परंतु अब आप कहेंगे क्या लगा? अब मैं कह दूंगी वह मीठा लगा, यानी कुछ खाने की बात हो रही है। मैं यहाँ कह दूंगी कि वह बालक अच्छा लगा, यानी वह, मान लो मैंने किसी बच्चे के बारे में कही, मैंने कहा वह अच्छा लगा। तो अभी आपके समक्ष स्थिति क्लियर नहीं है। अभी आपको किसी न किसी चीज की इच्छा बनी हुई है, आवश्यकता बनी हुई है। अब इसी वाक्य को मैंने यूं लिख दिया कि वह ईमानदार लगा, ईमानदार लगा। अब यहां पर मैं मीठा भी लिख सकती थी, या मतलब यह मीठा लगा, यानी कुछ खाने का पदार्थ था। मैं यहाँ पर अच्छा भी लिख सकती थी, कुछ भी लिख सकती थी, परंतु जैसे ही लिखा गया वैसे ही वाक्य पूरा हुआ। कर्ता क्रिया दोनों पदों के कारण वाक्य पूरा नहीं हुआ और अन्य पद की आवश्यकता बनी रही। जैसे ही अन्य पद आया वैसे ही वाक्य पूरा हुआ, अर्थात अपूर्ण अकर्मक क्रिया यहाँ पर मानी जाएगी। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। एक वाक्य और देख लेते हैं यहां पर अपन। जैसे एक वाक्य आपके समक्ष ये भी है, वे थे। क्या थे वे?
इच्छा बनी हुई है ना, जबकि वे यानी कर्ता भी है और थे यानी क्रिया भी है। अब कर्ता और क्रिया दोनों होने के बाद भी वाक्य अपूर्ण है, तो इसलिए कौन सा माना जाएगा, अपूर्ण है कर्मक का। अब इसी वाक्य को मैंने यूं लिख दिया कि वे प्यासे थे, वे प्यासे थे, तो कर्ता क्रिया के साथ कौन सा आ गया, अन्य पद आ गया। और जैसे ही अन्य पद आया तो यहां पर वाक्य पूरा हुआ। मैंने कहा कि वे थे, आप पूछेंगे क्या थे वे, फिर मैंने कहा प्यासे थे, आपकी संतुष्टि होगी, तो वाक्य पूरा हो गया। इसलिए यहां पर कौन सा, उसी प्रकार से मान लो कि एक वाक्य और भी हो कि वह है, वह है, वह क्या है, मैंने जैसे ही कहा कि वह है तो आप पूछेंगे क्या है, तो यहां पर मैंने यूं कह दिया कि वह भूखा है, वह भूखा है। तो यहां पर कर्ता और क्रिया दोनों मिलकर वाक्य को पूरा नहीं बना रहे थे, अपूर्ण था, इसलिए अपूर्ण है कर्मक। और पूरा किसके माध्यम से हुआ, अन्य शब्दों के माध्यम से हुआ। अब कर्ता और क्रिया के साथ कौन आ गया, अन्य पद आ गया, और अन्य पद के आते ही वाक्य पूरा हुआ। इसलिए यहां पर कौन सी क्रिया मानी जाएगी, अपूर्ण अकर्मक क्रिया मानी जाएगी। अब थोड़ी सी समस्या और सही कर दी जाए, या थोड़ा सा समाधान आपकी समस्या को और कर दिया जाए, तो यहां पर एक ट्रिक अपना लीजिए। कौन सी ट्रिक, सामान्यतः होना, लगना, निकलना, ये तीनों क्रियाओं का प्रयोग ही अपूर्ण में ज्यादा होता है। बस आप तीनों को याद कर लीजिए और आपका वाक्य है वो पूरा का पूरा कौन सा सही हो जाएगा, यानी एग्जाम में आपकी भी कहीं भी कोई गलती नहीं रहेगी। देखिए, होना क्रिया दोनों में आती है, पूर्ण में भी आती है, अपूर्ण में भी आती है। वहां पर आपको क्या देखना है, वहां पर सिर्फ और सिर्फ यदि अकर्मक क्रिया का वाक्य है तो आपको ये देखना है कि अन्य पद आया है या नहीं आया। यदि अन्य पद आया है तो वो किस में चली जाएगी, अपूर्ण में चली जाएगी। अन्य पद नहीं है तो वो पूर्ण में चली जाएगी। परंतु निकलना और लगना, अब देखिए अभी अपनों ने वाक्य पढ़े थे जिनमें अपनों ने पढ़ा था कि वह बेईमान निकला, यानी निकलना कौन सी क्रिया, अपूर्ण। वह बेईमान लगा, लगना अपूर्ण। और वे प्यासे थे, वह भूखा है, यानी वे प्यासे थे, वह भूखा है। अब थे, था, थे, थी, और इसके साथ साथ है, हैं, तो ये जो शब्द होते हैं ये किसको दर्शाते हैं, इनकी मूल धातु क्या होती है, इनसे क्रिया कौन सी बनती है, तो इनकी क्रिया होना ही होती है। और इनकी धातु कौन सी होती है धातु होती है। ये अपन पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर आपको समझना है, यह आप नोट लगाकर लिख सकते हैं कि अपूर्ण अकर्मक क्रिया की पहचान यदि आपको करनी है तो आप सामान्यतः यूं लिख लीजिए, नोट लगाकर लिख लीजिए कि सामान्यतः होना, लगना, निकलना क्रियाएं अपूर्ण अकर्मक में ही जाती है। ये चीज आप लिख लेंगे। और उसके बाद कुछ उदाहरण अपनों ने देख ही लिए हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी लीजिए। और उसके बाद अपन बढ़ते हैं क्रिया के दूसरे भेद की तरफ। तो यहां पर अपनों ने अकर्मक क्रिया पढ़ ली है, अकर्मक क्रिया के कुछ उदाहरण देख लिए हैं, और साथ साथ अकर्मक क्रिया के दोनों भेद, पूर्ण अकर्मक और अपूर्ण अकर्मक, दोनों के दोनों भेद अपनों ने पढ़ लिए हैं। अब अपन बढ़ते हैं सकर्मक क्रिया की तरफ, क्रिया के दूसरे भेद की तरफ। दूसरा भेद कौन सा, सकर्मक क्रिया। किसके आधार पर अपन क्रिया के भेद पढ़ रहे हैं, कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, 2, अकर्मक और सकर्मक। अकर्मक क्रिया का पूरा अपनों ने अच्छे से अध्ययन किया है। उसके बाद अपन करते हैं सकर्मक। यहां पर सकर्म, ये 2 शब्द आए हैं। स का मतलब हम जानते हैं कि इसका अर्थ होता है साथ में, और कर्म कर्म होता ही है। तो जहां पर वाक्य में साथ में कर्म आए या कर्म की आवश्यकता बनी रहे, या कर्म के बिना वाक्य अपूर्ण रहे, पूरा नहीं हो, तो वहां पर कौन सी क्रिया मानी जाएगी, सकर्मक क्रिया मानी जाएगी। इसको परिभाषित यदि किया जाए तो यदि किसी वाक्य में
कर्म आना आवश्यक हो या कर्म की संभावना सदा बनी रहती हो तो वहां पर कौन सी क्रिया मानी जाएगी? सकर्मक क्रिया मानी जाएगी। अर्थात यहां पर साथ में कर्म आना अत्यंत आवश्यक है। अब यहां पर मैंने 2 वाक्य बोले हैं, आप सूक्ष्म अध्ययन कर रहे हैं तो 2 चीज बोली है मैंने। एक तो बोली है कि संभावना और एक बोली है आना। यदि किसी वाक्य में मान लीजिए कर्म नहीं भी आया है परंतु आने की संभावना भी रहती है तो भी क्रिया कौन सी मानी जाएगी? सकर्मक। ये आपको अच्छे से समझना है। कर्म आया है तब तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, क्या का उत्तर आ रहा है, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप सीधा का सीधा सकर्मक में चले जाएंगे। परंतु क्या का उत्तर आने की यदि संभावना भी रहती है तो वहां पर भी कौन सी क्रिया मानी जाएगी? सकर्मक क्रिया मानी जाएगी। जैसे मान लीजिए मैंने यूं कह दिया कि बालक पढ़ता है। अब यहां पर देखिए बालक करता है, पढ़ना और होना दोनों के दोनों क्रियापद है, और कर्म आया भी नहीं है। परंतु मैंने यहां पर क्या से प्रश्न किया कि बालक क्या पढ़ता है, तो कुछ भी पढ़ सकता है, पुस्तक पढ़ सकता है, अखबार पढ़ सकता है, पत्र पढ़ सकता है, कुछ भी पढ़ सकता है, यानी उत्तर आने की संभावना है। और यदि उत्तर आने की संभावना भी जहां पर रहती है वहां पर भी क्रिया कौन सी मानी जाएगी? सकर्मक ही मानी जाएगी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। यहां पर मैं एक चीज और भी बता देती हूं कि कभी कभार है वो अकर्मक क्रिया होती है, और वो भी अपना कोई न कोई सजातीय कर्म लेकर आ जाती है। तो यदि वहां पर कर्म आ गया, सजातीय यानी अपने शब्द से ही कोई कर्म शब्द बना लिया जाता है, तो भी वहां पर क्रिया कौन सी मानी जाएगी? सकर्मक क्रिया ही मानी जाएगी। जैसे मान लो कि सेना लड़ी, तो क्या लड़ी? अब अपन ऐसे तो बोल नहीं सकते, परंतु सजाती है यानी इसी से बना एक शब्द अपन कर्म के रूप में ले आते हैं कि लड़ाई लड़ी, सेना ने लड़ाई लड़ी। तो यहां पर ये वाक्य किस में जाएगा? ये सकर्मक में जाएगा। यानी इस प्रकार से ऐसे कहीं भी पद आ जाए, एक जैसे 2 पद जिसमें सजातीयता का भाव हो और साथ साथ दोनों में एक कर्म का भाव दे रहा हो, तो वहां पर भी सकर्मक क्रिया मानी जाएगी। तो यहां पर आपको समझना है कि अकर्मक तभी मानी जाएगी जब या तो कोई कर्म नहीं हो और दूसरी बात कर्म आने की संभावना भी नहीं हो, तभी अकर्मक में जाएंगे। अन्यथा सारे के सारे वाक्य किस में जाएंगे? सकर्मक क्रिया में जाएंगे। इससे संबंधित कुछ और बातें पढ़ेंगे, बहुत रुचिकर चीजें पढ़ेंगे, उदाहरणों के माध्यम से भी समझेंगे, परंतु अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।